हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन। आज के इस वीडियो लेक्चर से हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। 6th क्लास हिस्ट्री के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4, व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस। बुक्स एंड बरियल्स हमें क्या कहती हैं। ये चैप्टर जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि इस चैप्टर में जो हम टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी जेकेपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर को चेक करोगे तो वहाँ पर आपको लगभग 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे इस चैप्टर से, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसीलिए ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मुझे उम्मीद है कि आप इस मेरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखेंगे। चैप्टर की शुरुआत एक बच्ची से होता है जिसका नाम है मैरी। एज द बेल रैंग, जैसे ही घंटी बजती है, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू फॉलो हिम। तो टीचर अपने स्टूडेंट्स से कहता है कि आप मुझे फॉलो करो। बिकॉज दे वर गोइंग टू द लाइब्रेरी फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि वो पहली बार लाइब्रेरी जा रहे थे। जब मैरी लाइब्रेरी के अंदर पहुंचती है तो उसको ऐसा लगता है कि लाइब्रेरी जो है वो उसके क्लासरूम से बहुत ही बड़ी है और वहाँ पर उसको बहुत सारी किताबों का ढेर मिलता है, बहुत सारी किताबें उसको वहाँ पर मिलती हैं। तो एक कोने में उसको एक कप बोर्ड मिलता है जिसमें बहुत सारी किताबें होती हैं। जब वो उसको खोलने की कोशिश करती है तो उसकी टीचर उससे कहती है कि ये जो कप बोर्ड है इसके अंदर अलग अलग मज़हब की स्पेशल बुक्स हैं, मतलब ख़ास किताबें हैं। और टीचर उससे कहती है, क्या आप वेदास के बारे में जानते हो? व्हाट आर द वेदास? मैरी वंडर्ड। तो मैरी हैरान हो जाती है कि वेदास क्या होती हैं। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम वेदास क्या होती हैं इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वेदास क्या होती हैं? वेदास मतलब नॉलेज। वेदास का मतलब नॉलेज होता है। वेदास मीन्स नॉलेज। और ये पुरानी टेक्स्ट बुक है, ओल्डेस्ट टेक्स्ट बुक है हिंदुज़म की। तो शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिटरेरी सोर्सेज इन द वर्ल्ड। आपने वेदास के बारे में सुना होगा, वेदास वर्ड आपने सुना होगा। तो उनमें से 4 वेदास यहाँ पर दी गई हैं। पहली वेदास का नाम है ऋग्वेदा और सेकंड है सामवेदा, थर्ड है यजुर्वेदा और फोर्थ वन है अथर्ववेदा। द ओल्डेस्ट वेदा इज़ द ऋग्वेदा। इनमें से सबसे पुरानी वेदा जो है वो ऋग्वेदा है, जिसको लगभग आज से 3500 साल पहले बनाया गया है, मतलब कंपोज किया गया था आज से लगभग 3500 साल पहले। और ये ऋग्वेदा जो है इसमें 1000 से ज़्यादा हिम्स पाए जाते हैं। हिम्स मतलब भजन, 1000 से ज़्यादा भजन इसमें पाए जाते हैं। और हिम्स को सुक्ता भी कहा जाता है और वेल सेड भी कहा जाता है। इन हिम्स को जो गॉड्स और गॉडेस थे उनकी बढ़ाई के लिए, उनकी तारीफ में इनको लिखा गया है। 3 गॉड्स आर स्पेशली इम्पॉर्टेंट। तो ये जो वैदिक एज है, वैदिक एज में लोगों के लिए 3 गॉड्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे जिनका जिक्र ऋग्वेदा के अंदर किया गया है। पहला गॉड है अग्नि, मतलब द गॉड ऑफ फायर। और दूसरा गॉड है इंद्रा, मतलब अ वॉरियर गॉड। और तीसरा है सोमा। सोमा एक किस्म का प्लांट होता है, पौधा होता है, जिससे एक ख़ास किस्म की ड्रिंक तैयार की जाती है। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और ये जो 3 गॉड हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहे हैं उन लोगों के लिए वैदिक एज में। और ये जो भजन थे इनको जो सेज सेज जो होते हैं, जो ऋषिज़ होते हैं, जो जंगलों में घूमते रहते हैं, तो वो जो ऋषिज़ होते हैं उन्होंने इन भजन को बनाया था। उसके बाद जो प्रीस्ट हैं, प्रीस्ट इन भजनों को स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, उनको बोलते थे, वर्ड बाय वर्ड, सेंटेंस बाय सेंटेंस उनको बोलते थे। उसके बाद वो याद रखते थे और उसके बाद वो आगे उसको पास करते थे जनरेशन टू जनरेशन, क्योंकि उसके उनके पास उस वक़्त पेन और कॉपी नहीं होती थी। तो जो उनको बताया जाता था वो माइंड में रखते थे, उसके बाद वो आगे उसको पास करते थे। और ज़्यादातर हिम्स जो हैं, ज़्यादातर भजन जो है, इनको मेल ही बनाते थे और उसके बाद मेल ही इनको पढ़ाते थे। सिर्फ कुछ ही भजन ऐसे हैं जिनको वुमन ने बनाया है और उन्होंने पढ़ाया है।
तो इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं सोसाइटी में उस वक़्त ज़्यादातर इन्फ्लुएंस मेल का ही रहा होगा। उसके बाद ऋग्वेदा जो है इसको संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। अब वो संस्कृत लैंग्वेज जो थी वो टोटली डिफरेंट है, जो आज स्कूलों में आप पढ़ते हो संस्कृत, उससे टोटली डिफरेंट है। जिस लैंग्वेज में ऋग्वेदा को लिखा गया है वो संस्कृत जो है वो टोटली डिफरेंट है आज की संस्कृत से। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। द बुक्स वी यूज़ आर रिटन एंड प्रिंटेड। तो आज जो हम किताबों का इस्तेमाल करते हैं वो प्रिंटेड होती हैं। द ऋग्वेदा वॉज रिसाइटेड एंड हर्ड रादर देन रीड। तो ऋग्वेदा जो थी उसको बताया जाता था, सुना जाता था, इस तरह से उसको पास किया जाता था, मतलब उसको गाया जाता था। क्यों गाया जाता था? क्योंकि उसके अंदर बेसिकली भजन पाए जाते हैं और भजन को गाया जाता है, पढ़ने के बजाय उसको बताया जाता था और उसके बाद उसको सुना जाता था। इट वॉज रिटन डाउन सेवरल सेंचुरीज आफ्टर इट वॉज फर्स्ट कंपोज्ड एंड प्रिंटेड लेस देन 200 ईयर्स एगो। जब ये पहले कंपोज की गई थी, पहले बनाई गई थी ना, उसके बाद इसको लगभग आज से 200 साल पहले इसको लिखा गया है। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेदा। हिस्टोरियन जो हैं वो किस तरह से ऋग्वेदा की स्टडी करते हैं और उनको इससे क्या सीखने को मिलता है और हमें इससे क्या सीखने को मिलता है, ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। हिस्टोरियंस जैसे आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में अच्छी तरह से बताया है कि आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं। वो जो पास्ट में जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी स्टडी करते हैं और जितने भी रिमेन्स होते हैं उन सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं। उसके बाद उनको एग्जामाइन करते हैं और उसके बाद आगे हमें हिस्ट्री बताते हैं, तो उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। कुछ भजन जो हैं वो ऋग्वेदा में मेंशन किए गए हैं डायलॉग्स की फॉर्म में, मतलब एक कन्वर्सेशन की फॉर्म में। एक डायलॉग हुआ है, विश्वामित्र एक सेज था, उसके बीच का और जो दो नदियां थी ब्यास और सतलुज, इन दोनों के बीच का एक डायलॉग हुआ है, एक कन्वर्सेशन हुई थी, जिसको भजन के फॉर्म में ऋग्वेदा के अंदर मेंशन किया गया है। एंड दे वर वर्शिप्ड एज गॉडेस, और उनकी पूजा की जाती एज अ गॉडेस। तो क्या डायलॉग था वो, इसको हम पढ़ेंगे। यहाँ पर दिया गया है डायलॉग, विश्वामित्र एंड द रिवर्स। तो विश्वामित्र जो है वो एक घोड़ा गाड़ी के साथ कहीं जा रहा था, तो उसके सामने एक तो ये ब्यास और दूसरा रिवर जो थे, यहाँ पर ब्यास और सतलुज, दो रिवर जो थे उसके सामने आते हैं, तो उसने उनको क्रॉस करना होता है। तो वो कहता है रिवर्स से, नदियों से कहता है, ओ रिवर्स कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स लाइक टू स्विफ्ट हॉर्सेस, लाइक टू शाइनिंग कव्स दैट लिक देयर कल्स। वो नदियों से कहता है कि ओ रिवर्स, कि आप पहाड़ियों से इस तरह से नीचे की तरफ आओ जिस तरह से दो फुर्तीले घोड़े आहिस्ता आहिस्ता से आते हैं और दो चमकती हुई गायें जो होती हैं अपने बच्चों को चाटती हैं। उसके बाद यू मूव लाइक चैरोट्स टू द सी थ्रू द पावर ऑफ इंद्रा। तो आप इंद्रा की पावर से सी में एक चैरोट की तरह मूव करते हो। एंड आपके पास बहुत ज़्यादा पानी है। एंड यू विश टू यूनाइट विद वन अनदर, और आप एक दूसरे के साथ यूनाइट होना चाहते हो। तो नदियाँ कहती हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पानी है और हम उसी रास्ते पे चलती हैं जो गॉड ने हमारे लिए चुने होते हैं, और जब हम एक बार फ्लो करना, बहना शुरू कर देती हैं तो फिर हम रुकती नहीं हैं। आप हमारे लिए क्यों प्रार्थना कर रहे हो सेज ऋषि, आप हमारे लिए क्यों प्रार्थना करते हो। विश्वामित्र ने कहा, ओ सिस्टर्स प्लीज़ लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। मैं एक सिंगर हूँ जो कि बहुत ही एक दूर दराज इलाके से आया हूँ, एक चैरोट्स और कार्ट्स के साथ। तो अपना आपका जो पानी है इसको थोड़ा सा कम करो ताकि मैं यहाँ से आराम से इसको क्रॉस कर सकूँ। तो नदियाँ कहती हैं कि हम आपकी प्रार्थना सुनेंगे और आप इसको आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। तो उसके बाद वो उसको क्रॉस करते हैं। तो ये कुछ डायलॉग्स था, ये मतलब एक भजन के फॉर्म में इसको लिखा गया है ऋग्वेदा के अंदर। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैटल, हॉर्सेस एंड चैरोट्स। तो कैटल, हॉर्स एंड चैरोट्स, इन तीनों की क्या इंपॉर्टेंस रही है वैदिक एज में, ये हम पढ़ेंगे। बहुत सारी प्रार्थना, मतलब बहुत सारी प्रेयर्स हैं, बहुत सारी प्रेयर्स जो हैं जो ऋग्वेदा के अंदर लिखी गई हैं, अलग अलग प्रकार की प्रार्थनाएं की गई हैं जो लिखी गई हैं यहाँ पर।
कैटल के लिए, बच्चों के लिए और हर्सेस के लिए। मतलब अलग अलग किस्म की प्रार्थना किया करते थे वो, घोड़ों के लिए, माल मवेशी के लिए और उन बच्चों के लिए, मतलब स्पेशली मेल्स के लिए। तो इन सारी चीज़ों का जिक्र भी हमें ऋग्वेदा के अंदर मिलता है। इससे हमें ये पता चलता है कि ये सारी चीज़ें उस वक़्त कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रही होंगी। और घोड़ों को बैटल्स में इस्तेमाल किया जाता था, जंग में इस्तेमाल किया जाता था। अब उस वक़्त जो जंग लड़ी जाती थी ना, वो सोना चांदी के लिए नहीं लड़ी जाती थी या बादशाह बनने के लिए, वो लड़ी जाती थी जानवरों के लिए, उसके बाद लोगों को गुलाम बनाने के लिए, उसके बाद उस जगह के लिए जहाँ पर, उस ज़मीन के लिए जहाँ पर लोगों को वहाँ से कुछ चारा मिले जानवरों के लिए, और जहाँ से उनको पानी मिले, और जहाँ पर वो लोगों को दासी बना सके। इन सारी चीज़ों के लिए उस वक़्त लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। उसके बाद जो वेल्थ उनको वहाँ से मिलती थी, ऑब्टेन्ड होती थी, उसको कुछ, उसमें से कुछ हिस्सा लीडर रखते थे, कुछ प्रीस्ट रखते, और जो बाकी का हिस्सा बचता था उसको वो गरीबों में तकसीम करते थे। उसके बाद वो अलग अलग किस्म की यजनाज, मतलब यजनाज मतलब सेक्रीफाइसेस, अलग अलग किस्म की सेक्रीफाइस भी परफॉर्म करते। सेक्रीफाइस में वो क्या करते, जैसे घी है या दूसरे ग्रेन्स है, अनाज है, कोई जानवर है, तो उन सारी चीज़ों को वो गार्ड को देते थे, मतलब उनको वो सेक्रीफाई करते, कुर्बान कर देते थे। उसके बाद ज़्यादातर जंग्स में जो हिस्सा लेते, भाग लेते थे, वो पुरुष ही होते थे। और उन लोगों के पास कोई रेगुलर आर्मी नहीं होती थी, वो एक असेंबली बनाते थे, एक मजलिस बनाते थे, जहाँ पर वो डिस्कस करते थे, जितने भी इश्यूज़ होते उनको सॉल्व करने के लिए वो डिस्कस करते थे। उसके बाद वो उन लीडरों को चुनते थे जो कि बहादुर होते थे और स्किलफुल होते थे। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। ऐसे वर्ड्स जो लोगों को डिस्क्राइब करते हैं। तो अलग अलग तरीके थे, कई तरीके थे लोगों को डिस्क्राइब करने के, उनके काम के हिसाब से, उनकी भाषाओं के हिसाब से, उसके बाद उनकी जगहों के हिसाब से, उनके फैमिली के हिसाब से, कम्युनिटीज़ और कल्चरल प्रैक्टिस के हिसाब से उनको डिस्क्राइब किया जाता था। तो दो ग्रुप्स थे जो डिस्क्राइब होते थे उनके काम के हिसाब से। एक तो प्रीस्ट है जिनको ब्राह्मण्स कहा जाता है, जो परफॉर्म करते हैं रिचुअल्स को, और दूसरे आते हैं राजाज। तो ये वो राजाज उन राजाज के जैसे नहीं है जिनके बारे में अब आप आगे पढ़ोगे। इनके पास कोई कैपिटल नहीं होती थी, ना कोई सिटीज़ होती, ना कोई आर्मीज़ होती, और ना ही ये टैक्सेस को कलेक्ट करते। जनरली इनके बेटे जो होते थे वो क्या करते, जब वो मरते थे राजा, उनके बाद उनके बेटे क्या होते, वो गद्दी पे चढ़ जाते, मतलब वो राजा बनते थे। और दो वर्ड्स हैं जो डिस्क्राइब करते हैं लोगों को एज अ कम्युनिटी को करते हैं और पीपल को करते हैं एज अ होल। एक तो जन्ना है जिसको आज भी हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं या दूसरी लैंग्वेज में, और दूसरा विश है, जैसे वेश्याज। उसके बाद कई विश और जन्ना जो हैं जिनका मेंशन किया गया है उनके नेम से हमें रेफरेंस मिलता है, पुरु जन्ना का, विश का, उसके बाद भारता जन्ना का, उसके बाद विश का, उसके बाद यदु जन्ना, विश। तो इन सारी चीज़ों का हमें क्या मिलता है, रेफरेंस मिलता है। उसके बाद कभी कभी वो लोग जो भजन लिखते थे वो खुद को आर्यन मानते थे, और जो भजन नहीं लिखते थे उनको वो दासाज और दासूज कहते थे। और ये लोग सेक्रीफाइसेस नहीं करते थे, ये अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल करते थे। उसके बाद ये जो टर्म दासा है बाद में ये फीमेल के लिए इस्तेमाल हुआ, और उसके बाद आगे जाकर आगे जाकर ये स्लेव बन गए। तो स्लेव्स वो औरतें और वो मर्द होती थी जिनको लड़ाई में, जंग में पकड़ा जाता था, कैप्चर किया जाता था। उसके बाद उनके साथ एज अ गुलाम की तरह ट्रीट किया जाता था। वो उनको जो काम कहा जाता था वो काम उनको करना पड़ता था। तो ऋग्वेदा को कंपोज किया गया था नॉर्थ वेस्ट सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट में भी, और यहाँ पर दूसरी डेवलपमेंट भी हुई है। तो ये जो दूसरी डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।